हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट 2024 के लास्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे प्रॉपर्टी दिए गए हैं और आपको वो चूज करना है जो उसका प्रॉपर्टी नहीं है। तो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? वो तो ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं? यदि हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं, बात यदि हम करें मैकेनिकल वेव का, तो मैकेनिकल वेव में आप जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो ट्रांसवर्स वेव में जो है पार्टिकल जिधर मोशन हो रहा है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। जैसे कि पानी जो है तालाब में, आप उसमें थोड़ा सा पेबल फेंक दीजिए तो उसमें एक जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसा है वेव है? वो है ट्रांसवर्स वेव। क्योंकि पानी जो है सो अपने पोजीशन पर वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। आप उसमें छोटा सा कोई नाव रख दीजिए कागज का बना के, आपको नाव ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। लेकिन यदि हम साउंड वेव की बात करें वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ पर जो है सो एयर एक जगह ज़्यादा थिक हो जाता है, एक जगह पतला हो जाता है, थिक हो जाता है, पतला हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑसिलेशन आप कह सकते हैं कि वेव के डायरेक्शन में है। तो वेव के डायरेक्शन में जब ऑसिलेशन होता है तो हम कहते हैं ये ट्रांसवर्स वेव है। लाइट में क्या होता है? लाइट में जो है ये ट्रांसवर्स वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट जिस डायरेक्शन में चलता है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाइब्रेट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कपल है, 90 डिग्री पर है, वो इधर वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो वाइब्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जिधर लाइट जा रहा है उसके, इसलिए से हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ये तो सही है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। हाँ, ये तो सही है, बोल रहा है वो। द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता होगा कि कहीं पर भी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी होता है, और वो कितना होता है? वो होता है एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये क्या कहते हैं, यदि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वहाँ पर भी एनर्जी डेंसिटी होता है बी स्क्वायर। यहाँ नीचे म्यू नॉट आता है, ऊपर नहीं, नीचे आता है। और यहाँ पर ई और बी जो है सो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ ई जो है सो वेरी कर रहा है, साइनसॉइडली वेरी कर रहा है। ई जो है सो ई 0 साइन ओमेगा टी ऐसे वेरी कर रहा है, और बी जो है बी भी वेरी कर रहा है। बस इसके साथ में जो फेज है वो 90 डिग्री का है। नहीं, ये 90 डिग्री का नहीं, वो फेज में रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन ये जो है सो जेड डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, तो ये जेड डायरेक्शन में है। तो ये वेरी कर रहा है। तो यदि हम इसका एवरेज वैल्यू निकालें, दोनों का सेम आएगा। ये ई स्क्वायर का एवरेज जो निकालेंगे फिर, क्योंकि दोनों में रिलेशन है। यहाँ पर आप यहीं पर देख सकते हो, यदि इसको लिखो यहाँ से इस टर्म में, हाफ बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? बी और ई में रिलेशन है, बी इक्वल टू ई बाई सी होता है। यहाँ से लिख दो ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बी नॉट यहाँ पर। और सी स्क्वायर कितना होता है? सी जो है वो होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू के यहाँ पर रख दें हम, सी स्क्वायर की जगह पर 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आएगा, और म्यू नॉट ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये म्यू नॉट चला गया और कितना आया आपके पास? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इतना एनर्जी जो है, जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इतना नहीं होता है। यहाँ पर हमने इसको कांस्टेंट मान लिया ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये जो है सो साइनसॉइडल वे में चलता है। तो यदि इसका हम निकालेंगे तो एक हाफ आ जाएगा टर्म यहाँ पर। इतना एनर्जी यहाँ पर भी हाफ रहेगा, हर जगह हाफ रहेगा। तो इतना एनर्जी जो है सो हाफ, वन क्वार्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 1 क्वार्टर जो है सो होता है ये, और ये दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी है बी, वो होता है बी, वो भी 1 क्वार्टर होता है। ये दोनों सेम है।
1/4 b स्क्वायर बाय, और दोनों को मिला दें तो एनर्जी डेंसिटी कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बोलिए क्या हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट बोलिए, जो भी आप बोलना चाहें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसने कहा कि द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, वो उसका ही बोल रहा है। दे ट्रेवल विद स्पीड इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही तो सी का वैल्यू है, वो सी से ट्रेवल करता है। ये जो फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस मतलब कोई मीडियम नहीं है, इस फ्री स्पेस में यही स्पीड है लाइट का, इसको वैक्यूम कहते हैं। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम की बात कर रहा है, तो ये भी सही है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जब यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चार्ज चल रहा है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओरिजिनेट होता है? नहीं। ओरिजिनेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ओरिजिनेट होते हैं जो एक्सेलरेटेड चार्ज से। ये यूनिफॉर्म स्पीड से भी हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, लेकिन यही यूनिफॉर्म स्पीड से यदि वो चलता रहे सर्कुलर पाथ में तो उसमें वेलोसिटी है जो चेंज कर रहा है डायरेक्शन हर जगह, और तब ये जो है सो एमिट करेगा रेडिएशन। तो इसने पूरा क्लियर क्वेश्चन नहीं किया है। यूनिफॉर्म स्पीड से यदि स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो वो नहीं ओरिजिनेट करेगा। शायद उसके दिमाग में यही बात है कि वो स्ट्रेट लाइन की बातें कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चलना है यूनिफॉर्म स्पीड से, तब वो नहीं करेगा। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड वाला यदि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। तो आंसर यही सही है। क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं सही है, लेकिन आप ये समझ लीजिए वो जो बात यहाँ कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, और तब स्ट्रेट लाइन में यदि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सलेशन 0 है, तो 0 एक्सलेशन कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करता। ये जो घर में एंटीना है या ट्रांसड्यूसर है जहाँ से ये जो मोबाइल फोन टावर्स हैं जो भेजते हैं सिग्नल, वहाँ से वो सारे में क्या होता है, वहाँ पर एक्सलेटेड चार्ज है, मतलब करंट यदि ऐसी करंट है वो एक्सलेटेड चार्ज है तो है, वो जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो ये गलत हो गया और यही आपका आंसर है। ये गलत इधर लिखते हैं क्योंकि आंसर हम इधर लिखने वाले हैं। ये हो गया आपका आंसर। इसमें से गलत चुनने के लिए बोल रहा था, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सर्किट व्हिच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ब्रिज को बैलेंस बनाने के लिए, व्हिटस्टोन ब्रिज को बैलेंस बनाने के लिए क्या कंडीशन था? यदि ये हमारा P और ये Q, ये R और ये S है, तो जो कंडीशन है वो है कि P/Q इक्वल टू R/S, ये होना चाहिए। P/Q कितना है? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये 1 है। P/Q जो है सो 1 है, तो R/S भी जो है सो 1 होना चाहिए, राइट। R/S नीचे में भी 1 होना चाहिए। अब देखिए कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है होने के लिए, क्योंकि R तो 15 है, हर जगह 15 है, लेकिन S में 5 ओम एक रजिस्टर है और उसके साथ में एक डायोड लगाए हुए, 5 ओम है और डायोड लगाए हुए। अब डायोड को कैसे लगाया है, कहीं पर जो है सो पैरेलल में लगा दिया, बाकी जगह सीरीज में लगाए हैं, कहीं फॉरवर्ड बायस्ड है, कहीं रिवर्स बायस है, ये ऐसे करके रखा हुआ है। तो आपको डायोड के बारे में ये बता दें कि जो डायोड है इसका रेजिस्टेंस कितना होता है। इसका रेजिस्टेंस होता है 0 यदि वो फॉरवर्ड बायस्ड है तो। 0 मैंने स्मॉल होता है, 0 नहीं कहेंगे, 0 कहना सही नहीं है, स्मॉल होता है, कुछ होता है स्मॉल। और यदि इसको बार बार क्यों लिख रहे हैं, वो रिवर्स बायस है तब बहुत बड़ा होता है, इन्फिनिटी रिवर्स बायस में। तो यदि फॉरवर्ड बायस में है डायोड तो वो स्मॉल रेजिस्टेंस देगा, और यदि रिवर्स बायस में तो इन्फिनिटी देगा। तो देखिए कहाँ कहाँ रिवर्स बायस है, उस केस में ये वाला जो S है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कभी बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों को बराबर आना चाहिए था। 5 ओम और 5 ओम 15 ओम है तो 15 ओम आना चाहिए था। तो 15 ओम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए रिवर्स में है, ये इन्फिनिटी हो गया, ये कभी नहीं होगा। ये देखिए, ये इधर से देखिए इसका, यहाँ पर ये दोनों सेम लग रहा है, राइट। नहीं, ये दोनों सेम नहीं लग रहा ये दोनों सेम लग रहा है, लेकिन ये बैटरी को देखिए अलग है, इसका पोलरिटी इधर है, इधर से जाएंगे इसका मुंह पर मारा, पीछे से पुश करना है, सो नहीं, ये है ना,
ये आपका कैपेसिटर है, बोलते क्या डायोड है, और ये इसका आप सोच लीजिए हेड है और ये टेल है। गाड़ी को धक्का देना है, इधर से जो चार्ज जा रहा है, करंट जा रहा है, उसको धक्का देगा तभी चलेगा। और यदि उल्टा कर दिया आपने इसको, इधर से धक्का देने छोड़ के आपने इधर से धक्का देना शुरू कर दिया मुंह तरफ से, तो वो चलेगा नहीं। ये माउथ है इसका, हेड है, इधर से आप धक्का दोगे तो नहीं चलेगा। यही रिवर्स बायस है। और ये जो इसका बैक है, बैक से आप धक्का दोगे तो वो आगे चलेगा। तो यहाँ पर देखिए इधर से, ये इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है, और ये इसका मुंह पर मारा तो रिवर्स बायस हो गया इन्फिनिटी। इस केस में भी ये देखिए मुंह से मारा है, करंट इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, मुंह पे मारा, ये इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी हो गया है, तो कभी ये दोनों बराबर होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसमें देखिए इस केस में क्या है, 5 ओम है, और ये क्या है, कुछ ओम होगा। लेकिन ये दोनों जो है सो पैरेलल में है, और पैरेलल में यदि 2 रजिस्टर होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स है उसका वैल्यू कितना होता है पता है? उसका वैल्यू होता है, हम एग्जैक्ट एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू होता है मिनिमम से भी छोटा, दोनों में जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। R1 R2 में जो सबसे छोटा है उसको ले लीजिए, उससे भी इक्विवेलेंट इसका कम आएगा। तो यहाँ पर ये 5 ओम है, इसका क्या है, कुछ भी रहे हमें नहीं फर्क पड़ता है, हाँ कुछ भी रहे। 5 ओम से यदि कम है, ये दोनों का पैरेलल में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 ओम से कम होगा। 15 हुआ नहीं हुआ, तो ये वैसे ही गलत नहीं होगा। तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसको होना ही है। अब यहाँ पर देखिए कैसे होना है, ये 5 ओम है, और ये फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है। तो उस केस में 5 और 10 15 हो गया, ये 15 दोनों हो गया सेम। इसका मतलब है इसका रेशियो भी 1 हो गया, इसका रेशियो 1 है। तो यही एक पॉसिबिलिटी है जो बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन देगा, और वो भी तब देगा यदि ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड में उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो आंसर हो गया आपका 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A force defined by F is equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant. इसमें से कौन जो है सो डायमेंशनलेस है? अल्फा बीटा का जो है सो एक एक्सप्रेशन है अल्फा एंड बीटा में, और वो बोल रहा डायमेंशनलेस है। तो यहाँ से अल्फा का कितना डायमेंशन है निकाल लेते हैं, बीटा का कितना डायमेंशन है निकाल लेते हैं। यहाँ पर अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन जो है सो एफ होगा, बीटा टी का डायमेंशन जो है सो एफ होगा। ये है होमोजेनिटी प्रिंसिपल डायमेंशन का। कहने का ये मतलब है कि एप्पल को एप्पल से ऐड कर सकते हैं। ये यदि हमारा फोर्स है तो इस सबको हम फोर्स से ये ऐड कर सकते हैं, कि फोर्स छोड़कर कुछ और नहीं हो सकता। तो अल्फा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो है फोर्स का। अब यहाँ से अल्फा का डायमेंशन निकाल लीजिए। अल्फा का डायमेंशन हुआ फोर्स बाय टी स्क्वायर। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर का T2। तो ये कितना आया, एम एल टी माइनस 4। ये अल्फा का डायमेंशन है, आपको आ गया। बीटा का, ये बीटा टी जो है उसका भी डायमेंशन फोर्स का है। तो बीटा के कितना आ गया, फोर्स बाय टाइम, एम एल टी माइनस 2 बाय टी एम एल टी माइनस 1। अब इसमें से देखिए कौन आएगा कौन जाएगा। आप ऐसे करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, अल्फा यहाँ पर देख ले रहे हैं। अल्फा हमारा सिंपली देख रहे हैं एफ बाय टी स्क्वायर है, और बीटा कितना है, एफ बाय टी है। ठीक है, तो एफ को भी जाना है, टी को भी जाना है, ये दोनों से। देखिए अल्फा बाय बीटा रहेगा तो एफ चला जाएगा, राइट। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ का जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं रहेगा, डिवीजन वाला देखते हैं। तो डिवीजन में 2 जगह है, एक एक करके देखते हैं। अल्फा बाय बीटा देखिए कितना आ रहा है, अल्फा बाय बीटा जो है सो एफ बाय टी स्क्वायर टाइम्स एफ बाय टी। ये एफ चला गया, ये आया 1 बाय टी। तो अल्फा जो है सो बीटा टी, अल्फा बाय बी, बीटा जो आया 1 बाय टी, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा टी बाय बीटा, ये आया 1। यही जो डायमेंशनलेस है, अल्फा टी बाय बीटा, या इसका उल्टा
उल्टा भी लेंगे तो भी चलेगा, बीटा बाय अल्फा टी, ये भी डायमेंशनलेस है। तो अल्फा टी बाय बीटा या बीटा बाय अल्फा टी, बीटा टी बाय अल्फा टी बाय बीटा, ये दो वाला है, ये दो वाला अल्फा टी बाय बीटा। तो इसमें डायमेंशन के चक्कर में नहीं पड़ना है ऐसे, इसमें आप जाएंगे तो और ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, और ज़्यादा टाइम लगेगा। कम टाइम लगाने के लिए हम सीधे अल्फा जो है लिखते हैं, अल्फा जो है सो कहाँ लिखे, एफ बाई टी स्क्वायर और बीटा एफ बाई टी है। और हम देख रहे हैं इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी डायमेंशन लेस नहीं होने वाला, डिवाइड करने पर चांसेस है, इसलिए हमने डिवाइड करके एक एक्सप्रेशन ले आया जो डायमेंशन लेस है, वो आया अल्फा टी बाई बीटा, और इसका रेसिप्रोकल भी होगा। यहाँ पर सीधे वाला मिल गया, रेसिप्रोकल देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हीटर्स A and B have power rating 1 किलोवाट and 2 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। उसमें वोल्टेज भी रहता है रेटिंग में, तो इसमें कुछ वोल्टेज नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं दोनों का सेम वोल्टेज है, रेटिंग में जो सेम रहता है 220 वोल्ट या 250 वोल्ट जो भी है, सेम रेटिंग है। Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source। ये जो है सो पहले सीरीज में कनेक्शन किया, ठीक है, और उसके बाद पैरेलल में किया। ये जो पावर सोर्स है मान लेते हैं V0 है, या भी मान लेते हैं, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो यहां पर रेशियो ऑफ पावर आउटपुट फॉर दीज टू केसेस आर, those two are first connected in series and then parallel to a fixed power source, the ratio of the power output for these two cases। तो केस नंबर 1 में सीरीज में है, कितना पावर खाएगा दोनों मिलकर ऐसे सीरीज में है तो, और केस नंबर 2 कहीं इधर देखते हैं, वो पैरेलल में है, ये और ये दोनों पैरेलल में, सेम पावर सोर्स लगाया गया है वोल्ट V पर। अब इसके अक्रॉस कितना पावर है, देखिए इसके अक्रॉस जो है कितना वोल्टेज है V, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है V, और मान लीजिए वो रेटिंग भी है V, इसका सेम रेटिंग है V। तो यहां पर जो पहले इसके इसको देखते हैं क्योंकि ये ज्यादा इजी है। तो यहां पर देखिए यदि रेटिंग सेम है, दोनों का, इसको उसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया है जिस वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ पर रेटिंग में दिया हुआ है, तब यह 1 किलोवाट जो खाएगा, और ये कितना खाएगा 2 किलोवाट। तो ये 1 किलोवाट खा रहा है और ये 2 किलोवाट खा रहा है, और हमें टोटल पावर कितना मिल गया, 1 और 2 3 किलोवाट मिल गया। इस सेकंड केस में 3 किलोवाट मिल गया। अब फर्स्ट केस में देखते हैं, सेम पावर सोर्स से मैंने फिर यहाँ इसको दे दिया है। अब ये कितना वोल्टेज खाएगा, अब यहाँ पर जो वोल्टेज होता है आप याद कीजिए V = IR होता है, राइट, और I तो सेम है, इस तरह से कनेक्शन कर दिया, I तो दोनों में सेम जा रहा है, तो I कांस्टेंट हो गया। ये जो वोल्टेज है अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस वो प्रोपोर्शनल है उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा, और वही वोल्टेज यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके साथ हम मैच कराएंगे। तो यहाँ कितना वोल्टेज है वो मुझे पता करना है, तो हम देख लेते हैं कि ये दोनों का रेशियो कितना है, R1 और R2 का रेशियो कितना है। जो रेटिंग उसने दिया है उसको देखते हैं जाके, रेटिंग क्या है, यहाँ पर दिया है 1 किलोवाट, पावर भी रहना चाहिए, वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर, ये एम्पियर है। एम्पियर से मुझे मतलब नहीं है, हम भी यहाँ से कर लेते हैं V/R, तो हमें क्या आया V²/R, वाटेज जो है सो V²/R, R कितना आ गया V²/W। तो R किसके प्रोपोर्शनल है, ये भी तो सेम है, भी तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए भी जो है सेम है यहाँ पर, ये दोनों के लिए, तो R जो है सो प्रोपोर्शनल है 1/W का, जिसका W ज़्यादा है उसका R कम है, जिसका W जो पावर आउटपुट है यहाँ पर इसका ज़्यादा है तो इसका R कम है। और किस रेशियो में है, R1/R2 देख लो, R1 मतलब 1/W, W कितना है उसका 1, और इसका 1/W यहाँ पर है 2, 2:1 के रेशियो में। ये यदि 2 ओम है तो ये 1 ओम है, तो ये कितना है, इसका कितना वोल्टेज खाएगा। यदि मान लीजिए 3 वोल्ट है यहाँ पर, तो 2 वोल्ट एक आएगा और 1 वोल्ट एक आएगा, क्योंकि ये वोल्टेज जो है सो R के प्रोपोर्शनल है। यदि 3 वोल्ट है तो 2 वोल्ट एक आएगा, 1 वोल्ट एक आएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो 2:1 है। तो V वोल्ट है
तो 2 वोल्ट एक आएगा, 2 आउट ऑफ 3, और यहाँ भी से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 1 आउट ऑफ 3 भी से मल्टीप्लाई कर दिए। इतना वोल्टेज इसने खाया, इतना वोल्टेज इसने खाया। इस भी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया, 2/3 एक आएगा, 1/3 एक आएगा, क्योंकि ये दोनों का रेशियो R1 R2 जो है वो 1:1 है। तो अब यहाँ पर जो है कि ये कितना पावर देगा, पावर यहाँ पर पहला वाला कितना देगा, पावर कितना है, पावर ये देखिए यहाँ पर कहीं निकाले थे ना, हाँ यहाँ पर पावर जो है सो वोल्टेज स्क्वायर बाय आर है। पहला कितना खाएगा, यहाँ पर ये वोल्टेज उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है कितना है, 2/3 स्क्वायर बाय इसका रेजिस्टेंस आर, यहाँ से। सेकेंड का भी वैसे ही है, 1/3 भी स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस उसका R2। ये कितना हो गया, 2 2 4/9 भी स्क्वायर बाय R1, और ये कितना हो गया, 1/9 भी स्क्वायर बाय R2। ये भी स्क्वायर बाय R1 क्या है, ये भी स्क्वायर बाय R1 आप यहां से फिर देखिए, भी स्क्वायर बाय R1 ये इसका वाटेज है, कितना वो पावर खाएगा, सो पहला का पावर कितना खाएगा, सो ये दूसरा के लिए भी यहाँ पर जो है सो दूसरा भी रखा हुआ है, दूसरा भी नहीं रखा हुआ है। यदि उसी भी इसको अकेले भी के साथ कनेक्ट करते हैं, अकेले यहाँ पर जैसे भी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये कितना पावर खाता है, ये खाता है कितना, W2 जो दिया हुआ है यहाँ पर 2 किलोवाट। इसको जो है सो अकेले हम भी के साथ में कनेक्ट कर देंगे, 1 किलोवाट खाएगा, वही यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसको भी के साथ कनेक्ट किया गया, ये भी है, इसके साथ कनेक्ट किया गया, और पहला वाला जो है तो इतना पावर खा रहा है, और दूसरा वाला इतना पावर खा रहा है। तो ये 4/9 W1 कितना है, 1 किलोवाट, और ये कितना है 2 किलोवाट बाय 9, तो 4 2 6/9 वाट आया यहाँ पर, किलोवाट है, और ये भी किलोवाट है। तो P2 इस केस में P1 में जो है टोटल कितना आया हमें पता चल गया, 6/9 या फिर 2/3 किलोवाट। रेशियो पूछा था, P1:P2 के रेशियो पूछा था, तो ये 2/3 डिवाइडेड बाय 3, तो 2/9, ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इसको एक बार समराइज कर देते हैं। पहले देखते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या है कि वोल्टेज, और इसमें वही वोल्टेज लगाते हैं जो इसका रेटिंग में दिया है, उसमें कुछ लिखा नहीं, हम मान लेते हैं भी रेटिंग में दिया हुआ है। इस भी के साथ में यदि इसको कनेक्ट करेंगे तो पहला जो हीटर है वो 1 किलोवाट देगा, दूसरा हीटर 2 किलोवाट देगा। यहाँ पर भी के साथ लगा दिए तो ये 1 किलोवाट दिया, ये 2 किलोवाट दिया, सब मिलाकर 3 किलोवाट दिया। अब आते हैं सीरीज में। सीरीज में क्या है कि ये जो वोल्टेज इसके क्रॉस होता है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये देखिए आर जो है, कहाँ दिखाया था मैंने, ये भी जो है सो प्रोपोर्शनल है आर के। भी जो है सो आई आर होता है, आई इसमें सीरीज में सेम है दोनों का, तो भी प्रोपोर्शनल हुआ आर का। जिसका आर ज़्यादा उसका वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा, वहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। जिसका आर कम उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये दोनों R1 R2 क्या है, दो हीटर का R1 R2 का वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ से चलते हैं, वाट जो है सो वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लिख सकते हैं वोल्ट बाय रेजिस्टेंस, तो इसको V स्क्वायर बाय R हो गया। तो R को हम लिख सकते हैं 1 V स्क्वायर बाय W, और V यदि हम इसका रेटिंग को देखें, रेटिंग में भी दोनों का सेम है, तो R जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ W के। ठीक, तो R1 R2 हम निकाल लें रेशियो, ये दोनों का रेशियो निकाल लें, तो पहले का जो है वाटेज 1 किलोवाट वो नीचे रहेगा, दूसरा का ऊपर आ गया। तो यहाँ पर आया R1 R2 के रेशियो 2:1, ये 2 है, ये 1 है, ये डबल है इसका। तो ये डबल वोल्टेज खाएगा, जो टोटल वोल्टेज है ये डबल खाएगा इसका, और दोनों मिला के होना चाहिए भी। तो ये 2:1 रेशियो में है, तो टोटल 3 पार्ट ले लेते हैं, उसमें से 3 में से 2 पार्ट एक खा जाएगा, 1 पार्ट एक खाएगा। तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट एक खाया, 3 पार्ट में से 1 पार्ट एक खाया, टोटल खत्म हो गया। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें पता है, तो हम वाटेज निकाल सकते हैं। ये पावर निकाल रहे हैं, कितना है, जो भी वोल्टेज है उसके अक्रॉस डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस वोल्टेज है 2/3 भी स्क्वायर बाय उसका रेजिस्टेंस R, सेम यहाँ पर। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख लिए V स्क्वायर बाय R1, और यहाँ पे V स्क्वायर बाय R2। ये V स्क्वायर बाय R1 जो है क्या है, यदि हम उस हीटर को भी जो यहाँ पर है इसका, ये भी क्या है, भी स्पेशल है, भी इसका रेटिंग में लिखा हुआ है, V स्क्वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें कितना पावर देगा, ये वही उसका पावर ही तो है। यहाँ से देखिए ये पावर ही तो है। इस भी के साथ कनेक्ट करेंगे तो 1 किलोवाट देगा, 1 किलोवाट यहाँ पर हमने लिखा।
इसको दूसरा हीटर को भी के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें 2 किलोवाट देगा, ये 2 किलोवाट देगा, वो मैंने यहाँ लिखा। सम किया तो हमें 2/3 किलोवाट मिला। रेशियो निकाल लिए तो 2:1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M। ये आयरन बार है, इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और इसके बीच का इसका लेंथ जो कितना है L। ये एक्जेक्टली कॉर्नर पे नहीं रहता है, लेकिन ये बहुत कम है। हम L इसका जो साइज है, लेंथ है मैग्नेट का, वही बोलेंगे साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का लेंथ है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है, इसका मतलब है M जो है सो कितना है, यदि इसका स्ट्रेंथ जो है सो स्मॉल m है, पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है सो स्मॉल m है, तो उसको हम L से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये शुरू में है। केस 2 में क्या हो रहा है, उसने कहा कि it is bent at the middle of its length such that the two arms makes an angle 60 डिग्री। इसको बेंड कर दिया गया, इस तरह से बेंड किया, ठीक है। ये हो गया L/2, ये भी हो गया L/2, और क्वेश्चन में बोला है कि ये 60 डिग्री है। इसको यदि हम मिला दें, ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा। ये ऑलरेडी 60 है, तो जो बच गया 120, उसको हाफ हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अभी देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये साइड कितना हो गया, ये भी हो गया L/2, और जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होता है, पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हुआ, इसको बेंड करने से पोल स्ट्रेंथ सेम है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, d' हो गया। शुरू में L था, अब जो है सो कितना हो गया L/2, तो ऊपर में जो ml है वही तो था कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट, उसका हाफ हो गया, डिस्टेंस हाफ कर दिए तो अपने ऑफकोर्स हाफ हो गया, तो आंसर हो गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, A metallic bar of Young's modulus 0.5 times 10⁻11 Newton per meter square and coefficient of linear thermal expansion 10⁻⁵ degree per Celsius. Length 1 meter and area of cross section 10⁻³ meter square is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius without expansion or bending. देखिए टेम्परेचर यदि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे तो उसमें ऑफकोर्स एक्सपेंशन होना चाहिए था, और यदि एक्सपेंशन नहीं होने देंगे तो बेंडिंग होगा, और यदि ये दोनों नहीं होने देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। द कॉम्प्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट इज हाउ मच। ये मान लीजिए हमारे पास रॉड है, इसका जो है लंबाई बढ़ रहा है किसी वजह से, लेकिन हम बढ़ने नहीं दे रहे। मान लीजिए इसमें यहाँ पर जो सो कोई सपोर्ट है, दोनों जगह सपोर्ट है, और इसको है इधर भी नहीं बढ़ने देना है, इसको बेंड नहीं होने देना है, और टेम्परेचर रेज कर दिए जैसे कि रेलवे लाइन में होता है, 2 लाइन के बीच में गैप रहते हैं ना, ये रेलवे लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप देता है कि जब गर्मी के दिनों में स्पेशली ट्रेन चलती है तो ट्रेन तो चलने से पटरी वैसे ही जो है ट्रेन बहुत ही गर्म हो जाता है, और गर्मी के दिनों में ऑलरेडी 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये और ज़्यादा फैलेगा, उसको तो वो बेंड ना हो जाए, इससे बचने के लिए यहाँ पर गैप रहता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वो गैप नहीं है, ठीक है, और इसको सपोर्ट दिया हुआ है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, मान लीजिए सपोर्ट दिया हुआ है, ये बेंड नहीं हो, तो इसमें जो कॉम्प्रेसिव फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा, मैंने कोई तो इसे रोक के रखा हुआ है, कितना फोर्स से रोक के रखा हुआ है, कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना न्यूटन का फोर्स से इसको रोक के रखा हुआ है। तो हम निकालते हैं कि वो जो कॉम्प्रेसिव फोर्स है वो कितना है, वो उसको हम निकालते हैं। ये यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है F/A, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और स्ट्रेन होता है ΔL/L, और ये ΔL जो है सो एक्सपेंशन हो रहा है, अभी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, जिसको हमने होने नहीं दिया, हमने उसको उल्टा डायरेक्शन में एक्सपेंशन कर रहा है ये F। सो ΔL के बराबर जो है ये थर्मल एक्सपेंशन हुआ, और F ने इसको कंप्रेस कर दिया, तो वही F हमें निकालना है,
वाई ए डेल्टा एल बाई एल। वाई के वैल्यू जो है सो 0.5 टाइम्स 10⁻11। एरिया दिया हुआ है कहीं पर 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और ये जो चेंज आया वो कितना आया वो यहाँ पर देख लेते हैं। ये उतना ही है जितना थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो होता है एल अल्फा थीटा, इन होता है थर्मल एक्सपेंशन, और नीचे में एल है। ये चला गया। तो ये हो गया 0.5 टाइम्स 10⁻11 टाइम्स 10⁻³ अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻5। और ये टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है 0 to 100, तो ये 100 हुआ। बस सबको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर है। ये देखिए 5 3 8 इधर हुआ और इधर हुआ 13, तो 5 आया। 5 3 8 में से चला 8 इधर है और इधर है 13, तो 5 आया यहाँ पर। सो ये है 5 टाइम्स 10⁻4, इतना न्यूटन, 50,000 न्यूटन। ये कौन सा आंसर है? देखिए सब उल्टा पुल्टा करके यहाँ पर लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। यदि इसको 50,000 लिखना ही है तो 50,000 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसमें से ढूंढिए 50,000 कौन है। ये तो 5,000, ये 50,000 है। यही आपका आंसर है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन बिलो। वेलोसिटी टाइम है, एक्सेलरेशन टाइम जो है बताना है। तो वेलोसिटी टाइम को कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन टाइम में, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज का रेट। एक बार यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें वेलोसिटी को तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो इसको लेकर डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कर्व काफ़ी अच्छा है, हर जगह स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर बता देता है स्लोप ऑफ वी टी प्लॉट या डायग्राम जो भी करना चाहिए। ये वी टी का जो स्लोप है वो बताता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक की एक्सेलरेशन क्या है? 0, हर जगह है 0। इसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, कुछ वैल्यू है पॉजिटिव, और उसके बाद में फिर 0, ये पॉजिटिव, ये 0, ये नेगेटिव। यही एक्सेलरेशन है इसका। शुरू में कुछ 0 है, यहाँ भी 0 है, और बाद में फिर 0 है, बीच में भी 0 है, और एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और ये कांस्टेंट है, घटेगा बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट है पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप फिक्स्ड है ना। स्लोप जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो देखिए इसमें कौन ऐसा है जहां पर एक जगह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे रहा है। ये तो केवल पॉजिटिव दे रहा है, तो ये हुआ नहीं। ये केवल पॉजिटिव दे रहा है और 0 दे रहा है, हुआ नहीं। पॉजिटिव 0 नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव 0 नेगेटिव, हाँ यही सही है। इसमें देखिए केवल नेगेटिव है, और उसके बाद में फिर लगातार चेंज हो रहा है। ये लगातार चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स्ड है। ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, क्योंकि स्लोप फिक्स्ड है इसका। एक पर्टिकुलर वैल्यू आया, मान लीजिए यहाँ पर 2 आया, यहाँ -2 है, वो फिक्स है। ये देखिए 2 है, ये -2 है, मान लेते हैं, और बीच में 0 है। यहाँ पर जो है सो कुछ वैल्यू दिया इधर और उसके बाद लगातार बढ़ रहा है, वैसे भी नहीं हुआ। ये आपका आंसर। तो इसको इसमें ट्रांसलेट करने के लिए क्या देखना है? यदि स्लोप देखना है, केवल एक्सेलरेशन क्या है? वीटी डायग्राम का स्लोप है। तो यहाँ पर 3 तरह के प्लॉट हैं। एक ये जिसमें स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप नहीं बढ़ रहा, उसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर एक्चुअली पॉजिटिव एक्सेलरेशन है जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है जिसको रिटार्डेशन कहते हैं या डिसलेरेशन कहते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ 0 है। तो ये 3 चीज़ें दिखाना है, पॉजिटिव, निगेटिव और बीच में 0, वो एक ही जगह दिखा रहा है 3 में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। ये जो है बैटरी से कनेक्टेड किया हुआ है एक कैपेसिटर, और ये दोनों जो प्लेट है उसको वो नज़दीक ले आया, नज़दीक ले आया। नज़दीक लाने से क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस कितना होता है? वो होता है ε0 A/d। डी को कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ गया।
देन द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेज। अब जो चार्ज स्टोर होता है वो कितना होता है, Q इक्वल टू सी। भी देखिए हर जगह सेम है, यहाँ पर दोनों केसेस में सेम है, तो भी सेम है। सी बढ़ गया तो चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो बढ़ जाएगा, सी बढ़ गया। डी को यदि हम स्मॉल करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उतना कौन लिखेगा, सिंबल से बता देते हैं, आदि मानव बन जाते हैं। ये डी डिक्रीज किया, सी जो है सो इंक्रीज किया, तो क्यू जो है क्यू इक्वल टू सी भी, ए भी इंक्रीज किया। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेज, सही है। नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज। एनर्जी जो स्टोर्ड है वो क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड जो है होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर। अब सी जो है सो बढ़ गया था, ये भी कांस्टेंट है, तो यू भी बढ़ गया। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज, ये गलत हो गया। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, ये तो हम दिखाए ही है, इंक्रीजेज, ये भी सही है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। चार्ज टू पोटेंशियल इसको क्या कहते हैं, रेशियो चार्ज टू पोटेंशियल, यहाँ से सी कहते हैं, और सी रिमेन्स सेम, नहीं सी तो बढ़ गया है, तो ये भी गलत हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज क्यू भी, ये क्या है, क्यू भी जो है सो आपको यहाँ से मिल जाएगा, या छोड़िए उसको, भी फिक्स्ड है, क्यू बढ़ रहा है तो क्यू भी बढ़ेगा। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, ये भी सही है, तो कौन सही होगा, ए सी ई, ऑप्शन नंबर 2, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, एंड एन आई पीस, ये है आई पीस, वो है 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से आ रहा है, ये बहुत डिस्टेंस से आएगा, तो इसका आई पीस का जो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल प्लेन है उस पर आके इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज बना। और फिर इसने नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये आई पीस जो है ये इस लाइट को क्या किया, फिर इन्फिनिटी पर ले गया। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हुआ, मैग्निफिकेशन मैंने कि आंख से जो दिख रहा है ये कितना बड़ा एंगल बना रहा है, इमेज, ये इमेज जो है इतना बड़ा एंगल बना रहा है, बीटा की इतना बड़ा एंगल बना रहा है, और ये कितना बड़ा एंगल बना रहा है, अल्फा के बराबर एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज आंख पर जो इमेज इतना बड़ा बना रहा है एंगल डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट जितना बड़ा इमेज एंगल बना रहा है आंख पर, ये दोनों का रेशियो कहलाता है मैग्निफिकेशन। और बीटा यहाँ पर छोटा है, बीटा अल्फा छोटा है, तो उस केस में हम 10 बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को 10 बीटा अल्फा लिख सकते हैं, और 10 बीटा हो गया पी क्यू बाय ये एफ यू। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखा है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, तभी ए एफ ई है। तो हमने इस तरह से 10 बीटा जो है सो पी क्यू बाय एफ ई यहाँ लिखा, और 10 अल्फा पी क्यू बाय एफ नॉट यहाँ पर लिखा, सिंप्लीफाई किया, एफ नॉट बाय एफ ई आ गया। तो यही मैग्निफिकेशन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और तब मैग्निफिकेशन पूछा कि कितना है, तो मैग्निफिकेशन एफ नॉट है 140 और एफ ई है 5, 28 आ गया मैग्निफिकेशन, 28, ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट क्वेश्चन, a sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic field. A force is needed to hold the sheet there if it is magnetic, hold the sheet there if it is non-magnetic. C. Move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is conducting. Move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is both non-conducting and non-polar. Choose the correct option. यदि सीट मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो क्या, वो मैग्नेट बन जाएगा। और जब वो मैग्नेट बन जाएगा तो उसे होल्ड करने के लिए आपको दो मैग्नेट के बीच में आप देखते हैं ना, उसको आप या अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, तो यहाँ पर होल्ड करने के लिए सीट को जो है हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैग्नेट बन गया है और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के लिए हमें उसे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये बात सही है। होल्ड द सीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर भी वो मैग्नेट नहीं बनेगा, और इसलिए हमें उसे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, यदि कंडक्टिंग है और हमारा फील्ड में वो रखा हुआ है
तो हमें पता है कि उस पर एक करंट फ्लो करने लगता है कि डी इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ और उसमें करंट फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसका स्पीड कम होने लगेगा, तो उसी स्पीड से मूव कराने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये भी सही हो। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। यदि नॉन कंडक्टिंग है तो हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट यदि नॉन पोलर है तो और भी ये गारंटी कर दिया कि इसमें कुछ भी करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये भी जरूरत नहीं है फोर्स का यहाँ पर। तो फोर्स का जरूरत है दो जगहों पर। एक, यदि वो मैग्नेटिक मटेरियल है लाइक आयरन, तो वहां पर उसको यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा और तब हमें उसे होल्ड करने के लिए फोर्स चाहिए। और दूसरा, यदि कोई कंडक्टिंग मैटर है जो लाइक मेटल है, यदि उसे वहां पर हम रखेंगे और उसे मूव कराना चाहें वहां से, जैसे ही मूव कराना चाहेंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा और वो करंट जो है की वजह से उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है वो हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, पहले जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ वो हुआ बीवीएल, इतना इंड्यूस्ड हुआ उसमें, तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा यदि उसका रेजिस्टेंस आर है तो, और एक बार यदि करंट फ्लो करने लगा तो फोर्स लगेगा उस पर ILB, इतना फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स लग रहा है इतना, तो फोर्स लग रहा है तो उसको चेंज कर देगा वेलोसिटी को, लेकिन हमें यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाना है तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि यदि वो नॉन कंडक्टिंग है तो उसमें इस तरह का करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। और यदि नॉन पोलर है तो और भी ज़्यादा गारंटी कर दे। पोलर है तो थोड़ा सा उसमें मैग्नेटिज्म आ भी जाता है, लेकिन यदि नॉन कंडक्टिंग है और प्लस नॉन पोलर है तो एकदम मैग्नेटिज्म नहीं आएगा और उसको हम आसानी से ले जा सकते हैं, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आंसर हुआ आपका A and C, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था लास्ट 10 क्वेश्चन ऑफ नीट 2024। बाद में हम किसी दूसरे ईयर का क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। थैंक यू।